आज आपको ऐसी कथक डांसर से मिलवाने जा रहे हैं जिनका जो डांस उनकी रग रग में है, और डांस इनके लिए गॉड गिफ्टेड, इनको गॉड गिफ्ट में मिला है। कई सारे म्यूजिक फेस्टिवल्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो खजुराहो फेस्टिवल हो, चाहे तेलंका फेस्टिवल हो। मेरे साथ हैं विद्या गौरी जी। इनसे बातचीत करेंगे इनके सफर के बारे में और खूब सारी बातें करेंगे। विद्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी एनआरआई पे। थैंक यू सो मच। तो काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही आपकी कथक डांस की। काफी इंटरेस्टिंग जी ये पर फील्ड है। तो जयपुर घराना से हो आप। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्या रहा जी इस जी फील्ड जी में? जैसे काफी सारे म्यूजिक फेस्टिवल्स में भी आप अ, पार्टिसिपेट। जी सबसे हम्म। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, मैंने बचपन में, पहले मैं मुंबई में मेरा बचपन बीता। मेरा 12th तक का एजुकेशन मुंबई में हुआ है। तो मैंने पहले वहाँ पे कथक सीखना शुरू किया। तो उसके बाद तब तक मैं एज अ हॉबी डांस सीखती थी। ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कथक में करियर करना है, आई विल बी अ डांसर, नो नॉट एट ऑल। हम्म। देन उसके बाद अवर फैमिली शिफ्टेड टू पुणे। नन ओके। ऑफ मेरी फैमिली बैकग्राउंड से कोई भी आर्टिस्ट नहीं है। एक और चीज़ बता दूं मैं आपको। तो पुणे में आने के बाद मेरा सबसे बड़ा मतलब फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ्स हम्म। पढ़ाई में। तो मैंने अपना एमएससी मैथमेटिक्स पुणे यूनिवर्सिटी से किया है। हम्म। और उसी वक्त पुणे में भी मैंने अपनी डांस की शिक्षा, कथक की शिक्षा हम्म। कंटिन्यू रखी थी। वहाँ पे मैंने बनारस घराने के गुरु श्री जाफर मुल्ला जी से अपनी शिक्षा ली। उसके बाद टर्निंग पॉइंट आया व्हेन आई एंटर्ड कथक केंद्र न्यू दिल्ली। हम्म। आज से करीब करीब 16 साल पहले की बात है ये। जब मैं कथक केंद्र न्यू दिल्ली में मैंने अपना कदम रखा, और वहाँ पे जयपुर घराने के प्रसिद्ध गुरु पंडित राजेंद्र गंगानी जी, जिनसे मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त हम्म। की है, उनके पास मैंने सीखना शुरू किया था। तो तभी भी ये नहीं था कि मैं प्रोफेशनल डांसर ही एज अ प्रोफेशन इसको चूज करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता था डांस, और मैं अभी भी लगता है ऑफ कोर्स। तो इसलिए उसको मैं कंटिन्यू कर रही थी। एंड मुझे उसको इन डेप्थ में जाना था। आई आई मतलब मुझे लग रहा था कि शायद वो मेरी जिंदगी का एक अविभाज्य अंग हो चुका है। बट आफ्टर सर्टन स्टेज, दिल्ली में मैंने 4-5 साल बाद सीखने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि एक साथ दो डगर पे पैर नहीं रख सकते आप। अगर हम्म। आपको अपना बेस्ट देना है, तो किसी एक को फॉर द टाइम बिंग यू विल हैव टू चूज अ वन थिंग। और बिल्कुल। शायद मेरे दिल ने दिमाग पर हावी हो गया मेरा दिल, शायद इसलिए मैंने मैथ्स छोड़ के डांस को अपना करियर चूज किया। ओके। एंड मेरे गुरुजी की आज्ञा हुई कि आपको दिल्ली में रह के काम करना है आगे। सो फिर मैं अभी दिल्ली में पास आउट होने के बाद कथक केंद्र नई दिल्ली से ही मैंने वहाँ पे एज अ रेपर्टरी डांसर काम किया। फिर मैं अभी तक पिछले 2011 से लेके अभी तक पिछले 8 साल से कथक केंद्र में जूनियर फैकल्टी को एज अ थियोरी टीचर भी। कथक का एक एस्पेक्ट होता है थियोरी उसकी, ओके। उतनी क्लासिकल डांस का सिर्फ डांस एक एस्पेक्ट नहीं है, उसकी थियोरी भी, शास्त्र जिसको हम कहते हैं। तो उसकी कक्षाएं मैं सिखाने जाती हूँ छोटे बच्चों को एलिमेंट्री कोर्सेज के लिए। और बाकी फिर फेस्टिवल्स के बाद फिर अगर फुल टाइम ये जब ये प्रोफेशन ले लिया, फिर फेस्टिवल का सिलसिला और शुरू हो जाता है, वहाँ से धीरे धीरे अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अभी के जो कथक डांस के ट्रेंड की बात की जाए, काफी चेंज हो चुका है क्योंकि नए नए डांस फॉर्म्स आ चुके हैं। आप रियलिटी शोज देखें, अगर कोई कथक डांस पे भी परफॉर्म करता है तो उसमें भी वो रीमिक्स सॉन्ग्स डाल के उसको अपने तरीके से वो पेश करते हैं। जी तो जी ये चीज कहीं ना कहीं लगता है कि इसके साथ एक्सपेरिमेंट तो हो ही रहा है, कुछ नया देखने को मिल ही रहा है ऑडियंस को। कहीं ना कहीं लगता है कि उसकी जो रियलिटी है वो कम हो रही है, क्योंकि वो जो अ, चीज रियल में है वो अगर हम उसको रिमिक्स करेंगे तो वो हाँ। बात नहीं बन पाएगी, चाहे वो रियलिटी शोज को अपने तरीके से ही वो पेश कर किया जाए। ठीक कह रहे हैं आप। मैं मतलब छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ आपको कि हमें इंग्लिश में बात करनी है। अगर हम ब्रिटेन जाते हैं, तो हम वहाँ पे जाके अमेरिकन एक्सेंट में बात करेंगे, तो उनको वो चीज़ उतनी समझ में नहीं आएगी, है ना? तो वो उस भाषा के साथ हम कहीं न कहीं कुछ इनजस्टिस कर रहे हैं। हर हम्म। हर नृत्य की अपनी भाषा है। क्या अच्छा कला, सारी कलाएँ अच्छी होती है। मैं किसी को बुरा कहने की मेरी अभी इतना वो नहीं है। एवरीबॉडी इज़ गुड इन देयर फील्ड। बट मैं पर्सनली ये प्योरिटी के मामले में, मतलब जो शुद्धता है, अभिजात कलाओं को उनके फॉर्म में रहना चाहिए। एक्सपेरिमेंट ज़रूर हो, पर उसके शास्त्र के चौखट में रह के अगर एक्सपेरिमेंट हो, तो फिर कुछ माना जाता है। हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं, फ्यूजन अगर यहाँ से तरीके से नहीं हुआ तो वो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बिल्कुल। जो आप ये रियलिटी शोज की बात कर रहे हैं, वहाँ पे 99% कंफ्यूजन दिखाई देता है, अनफॉर्चुनेटली। यस। ओके। अच्छा विद्या, आपको फेमस साइंटिस्ट से अवार्ड दिया जा चुका है, जेम्स नर्लिकल। वो चीज कितनी स्पेशल रही आपकी लाइफ में? काफी उसका एक खास मोमेंट कैप्चर हो जाती है, मेमोरी कैप्चर हो जाती है कि मुझे फेमस साइंटिस्ट ने अवार्ड दिया है।
या मेरे लाइफ मैंने बताया जैसे आपको कि जब मैं पुणे में सीख रही थी, डांस भी चल रहा था साथ साथ, और मेरा बीएससी एमएससी का पीरियड जब चल रहा था, मैं सीख रही थी उस दौरान, तो बहुत सारे ऐसे क्विज कॉम्पिटिशन्स होते थे, और नेशनल साइंस एग्जीबिशंस और सेमिनार्स में मैं पार्टिसिपेट कर चुकी थी। तो उसमें मैंने टॉप किया था। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया था उसके लिए मैंने टॉप किया था, और बेस्ट प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड प्रेजेंटेशन के लिए मुझे उनके हाथों अवार्ड मिला था। और ये साथ ही एक एक्सप्लोरेटरी नाम से एक पुणे में संस्था है, जो अपकमिंग साइंस स्टूडेंट के लिए, जिनको उनसे उन्हें लगता है कि आगे चल के प्योर साइंसेस की तरफ एज अ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक के तौर पे काम करेंगे, उनके लिए एक कॉन्टेस्ट रखते हैं। तो उसमें भी मैंने क्लियर किया था टॉप। तो मुझे नारिलकर जी की वाइफ, शी हरसेल्फ इज अ मैथमेटिशियन, तो उनके अंडर भी मुझे एक प्रोजेक्ट करने का मतलब अवसर मिला था। तो मैंने वो भी किया हुआ है। और एनबीएचएम एक नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स है, जिनकी तरफ से ऑल ओवर इंडिया से केवल 8 लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है। हर जोन से दो दो लोगों को मिलती हैं। उसमें वेस्ट जोन से आई वाज सिलेक्टेड ड्यूरिंग माय मास्टर्स कोर्स इन मैथमेटिक्स। सो वो एक बहुत ही डिफरेंट जर्नी थी। मैं इसलिए कह रही हूँ कि तब तक मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे, मैं थैंकफुली माय पेरेंट्स वर आल्सो सपोर्टिंग मी, कि मुझे ऐसा नहीं था कि आपको डांस ही करना है या मुझे मैथ्स ही करना है। उन्होंने कभी मुझे प्रेशराइज नहीं किया कि आप मेडिकल में ही जाओ, आप इंजीनियरिंग में ही जाओ। मुझे प्योर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था, सो दे सेड ओके, आई हैड गॉट गुड मार्क्स इन माय 10th एंड 12th, बट स्टिल दे सेड ओके, आपको बीएससी करना है, आप बीएससी कर सकते हो। तो मैंने प्योर साइंसेस के लिए मुझे क्योंकि करना था। बट आफ्टर कमिंग टू जॉइनिंग, आई सेड कि जैसे कथक केंद्र में आने के बाद जब मुझे लगा कि मुझे ये इतना बड़ा कला, इतना बड़ा समुंदर है ये एक ना, कि इसमें जितना डूबोगे उतने और आप खजाना लेकर के बाहर आते हो। तो ऐसा लगता है कि जितना जाए पता नहीं कितना और कितना जाना है हमें। तो एक गुरु मिल जाए अच्छा, तो आप उसमें से पार कर सकते हो। तो आई एम लकी कि आई हैव गॉट गुड गुरुज इन माय लाइफ। आज की जो युवा पीढ़ी है उनको कितनी समझ है कथक की, आपके अकॉर्डिंग, बीइंग अ कथक डांसर? अम, अच्छी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत जल्दी एक्सपोजर मिल रहा है उन लोगों को। बहुत सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो रही है, एक्सेसिबल है। पेरेंट्स सपोर्ट है, फैमिली की तरफ से भी पहले इतना नहीं था डेफिनेटली। पेरेंट्स को समझाना पड़ता था कि डांस में करियर करेंगे, बट अभी इंस्टीट्यूशनलाइज होने से डांस में आप पीएचडी तक कर लेते हैं नेट क्वालिफाई करके। तो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स भी मिलने लग गए हैं। तो डेफिनेटली बच्चे आ रहे हैं इस तरफ, क्लासिकल डांस की तरफ अपना रुख डेफिनेटली मोड़ रहे हैं, और उनमें कुछ बहुत ही अच्छे बच्चे, मतलब अच्छे स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड। बट हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है, तो डेफिनेटली क्वालिटी कहीं ना कहीं घटती है। तो वो सिर्फ इस सेंस में घट रही है। मैं ये नहीं कहती कि कोई अच्छा, बहुत अच्छे डांसर्स हैं, पर सब्र की कमी है। सबको होड़ मची है कि हम बस कैसे ना कैसे करके प्लेटफॉर्म पे आ जाए। मतलब अभी भी हम लोग को लगता है कि शायद अभी अभी हमें कुछ करना है, कुछ किया ही नहीं है, अभी तो शुरू हुआ है सफर। तो बट अभी जो जैसे यंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ऐसा लगने लगता है कि अभी तो हम गुरु, पंडित, विदुषी, विद्वान सब बन गए हैं। और तो ये थोड़ा सा एक चीज है जो उनको, उन्हीं के लिए नुकसानदायक होगा। तो इस चीज जिसको को, शॉर्टकट सक्सेस बोलते हैं, शॉर्टकट सक्सेस काफी हाँ, आजकल की ये जो 4 दिन की यूथ है उनके चांदनी है। दिमाग पे चढ़ा हो। हाँ, ये 4 दिन की चांदनी है। आप लंबी रेस के घोड़े नहीं बनेंगे। आप पुराने कितने भी नाम निकालिए, चाहे पंडित बिरजू महाराज जी लीजिए, रोहिणी भाटी जी लीजिए, पंडित दुर्गालाल जी, ये मैं कथक के डांस की बात कर रही हूँ। अगर आप सिंगिंग में देखेंगे, पंडित भीमसेन जोशी जी को लीजिएगा, या पंडित जसराज जी को लीजिए अभी जो है। तो ये सारे लोग लीजेंड्स हैं, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दी है। तो ये मतलब ये इनकी जिंदगी देख के, सीख के, मतलब एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ मैं। स्पिकमैक के एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका अभी अनुभव सीरीज के नाम से आज से ही शुरू हुआ है। तो आज ही सुबह मैं उसकी वीडियोस कुछ देख रही थी, क्योंकि मेरे गुरुजी का भी उसमें एक लेक्चर था। तो उसमें जितने भी लाइव चैट चल रहा था यूट्यूब पे, तो जितने भी स्टूडेंट्स डाल रहे थे, गुरुजी आज उनका सिर्फ डिस्कशन सेशन था। तो एवरी स्टूडेंट की राइटिंग कि ये वर्कशॉप सेशन कब स्टार्ट होगा, ये कब तक बातें करेंगे, आज कुछ सिखाएंगे नहीं। तो पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि आप गुरु के सानिध्य में रहना, उनके साथ सुनना, उनको देखना, उनको बोलना, इससे आप बहुत कुछ सीखते हो। गुरु सिर्फ आपको गाइड नहीं करता, गुरु आपको जिंदगी देता है, आपका एक जीने का वो नया पहलू देता है आपके जीवन को, गुरु एक। तो ये चीज थोड़ी मिसिंग है। और शायद मतलब पता नहीं, भगवान करे कि सबको अच्छे गुरु मिले और ना हो ये, बट हाँ, क्वालिटी क्वांटिटी बढ़ती है, तो ये चीज थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी है। ओके। तो विद्या, आपका इस कथक में
आप आइडल किसको मानते हो? अपना आइडल कौन है जिसको फॉलो करते हो डांस में? डेफिनेटली हम अपने गुरु को ही फॉलो करते हैं। मेरे लिए मेरे गुरु पंडित राजेंद्र गंगानी जी, जयपुर हम्म। घराने के अभी सीनियर मोस्ट डांसर हैं, जो जिनको मैं मतलब मेरे हमारे लिए आदर्श हमारे गुरु ही होते हैं। हम गुरु हम्म। के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते हैं। साथ साथ हमारे सीनियर्स होते हैं जिनको देख के हम बहुत कुछ सीखते हैं। जब हम हम्म। एक डांसर की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। जितने भी शास्त्रीय नृत्य है वो एकल नृत्य है, कथक एक सोलो डांस हम्म। फॉर्म है। पर जब आप स्टूडेंटशिप से निकलते हो तो आप कोरियोग्राफीज में काम करते हो, ग्रुप डांस, ग्रुप परफॉर्मेंसेस, बैलेज में काम करते हो, अलग अलग दूसरे कोरियोग्राफर्स के अंदर या दूसरे गुरुज के अंदर भी आप काम करते हो, या कोई थीम बेस्ड आप परफॉर्मेंसेस देते हो। तो तब आपको ये जो अनुभव मिलते हैं, ये जो स्टेज के थ्रू जाना होता है, हम्म। आप आपका टीम वर्क होता है, आपका कोऑर्डिनेशन होता है, या मेंटल एडजस्टमेंट होता है, उस वक्त आप प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है स्टेज पे, आप किस सिचुएशन को कैसे निभाते हैं, ये जो चीजें आपको सीखने को मिलती है, ये जरूरी नहीं कि डायरेक्ट गुरु से आप सीखो। ये भी हम्म। एक ट्रेनिंग का हिस्सा होता है जो आप अपने सीनियर्स से उनके साथ काम करते करते सीखते हैं। तो डेफिनेटली मैं कहूंगी कि मेरे लिए मेरे सीनियर गुरु भाई बहन जो है, जिनके अंडर मैंने काम किया, जिनके साथ, उनका भी बहुत ओके। बड़ा हिस्सा योगदान है मेरे जर्नी में। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके लिए? चैलेंज तो जब आप आर्ट को एक प्रोफेशन बना लेते हैं ना, हम्म। तो वहां से चैलेंज शुरू हो जाता है। आप सोचेंगे कि आर्टिस्ट को, जैसे अभी देश में अब कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन पीरियड है, तो लीस्ट पेड अटेंशन हम्म। बाय द गवर्नमेंट विल बी आर्ट्स। एंड डेफिनेटली मैं ये नहीं कहती होना भी चाहिए, क्योंकि प्रायोरिटी जो है, अगर युद्धजन्य परिस्थिति आ गई तो हम्म। प्रायोरिटी है कि पहले सैनिकों की तरफ ध्यान दिया जाए, फिर सामाजिक शांति और हम्म। सुव्यवस्था, फिर बेसिक नीड्स, देन ओनली द आर्ट फॉर्म्स विल कम। मैं ये नहीं कहती, बट हाँ ये है कि आर्टिस्ट है तो आपकी कल्चर जिंदा है। वो चलते फिरते म्यूजियम्स हैं, ये जितनी भी कला परफॉर्मिंग आर्ट्स हम्म। हैं, ये चलते फिरते म्यूजियम्स है। आर्टिस्ट जो हम्म। है वो, इसको आप कहीं सिर्फ कैप्चर नहीं करके रख सकते। एक एक हम्म। परफॉर्मेंस हो गया, नेक्स्ट टाइम कुछ नया बन के आता है। तो हम्म। कहीं ना कहीं कल्चर का एक, जो हम हम्म। कहते हैं ना, एक अभिन्न हिस्सा है, कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं और धरोहर के रूप में आगे ले चलते हैं, जो बरसों से हम पीढ़ी दर पीढ़ी ये चल रही है, गुरुमुखी विद्या जिसको हम कहते हैं, ये सारी कलाएं। तो इनको आप एज अ प्रोफेशन लेते हो, वहां से चैलेंज शुरू हो जाता है, बिकॉज यू डोंट गेट मच मनी और पेमेंट हम्म। आउट ऑफ इट, या अवार्ड्स, या इनके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। हम्म। डेफिनेटली जब आप रियलिटी शोज की बात करेंगे या बॉलीवुड शोज की बात करेंगे, यू गेट गुड अमाउंट ऑफ मनी और रेम्यूनरेशन, बट क्लासिकल इवेंट के लिए उतना रेम्यूनरेशन नहीं मिल पाता है। तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है, मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि स्पेशली मेल डांसर्स दे थोड़ा सा वो झिझकते हैं इसको एज अ करियर लेने के लिए। हम्म। बट ऐसा चीज हम्म। अगर कॉलेज हम्म। यूनिवर्सिटीज में भी धीरे धीरे निकलना है, हम्म। वो होगा, धीरे धीरे बदलाव आएगा और अच्छा भी होगा। तो आपके मुताबिक विद्या, अगर कथक डांस की बात करें, बाकी डांस के मुकाबले जितनी इसको इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, क्या कहीं ना कहीं लगता है कि उतनी इम्पोर्टेंस इसको नहीं मिल रही है बाकी डांस फॉर्म्स के साथ कंपेयर कंपेयर करें तो? अगर नहीं मिल रही है तो क्या रीजन है? या तो लोगों को समझ नहीं है कि कथक डांस एक नहीं, मतलब। हाँ, मैं बताती हूँ। बाकी डांस के मुकाबले में ये नहीं कहूंगी कि इम्पोर्टेंस नहीं है। इनफैक्ट आप अगर विदेशों में जाएंगे तो हम्म। क्लासिकल डांस फॉर्म को सबसे ज्यादा बाहर डिमांड हम्म। है और लोग हम्म। मानते हैं। और इंडिया में भी बहुत बड़ा ऐसा एक तबका है जो शास्त्रीय नृत्यों को बहुत महत्व देता है और उसको पसंद करता है। कमी हमारी ये है कि हमें उसको लोगों तक पहुंचाना है। देयर वॉज अ टाइम जब ना ये शास्त्रीय कलाएं आम लोगों से थोड़ी कट ऑफ हो गई, दूर हो गई। तो लोगों का क्या होता है ना, उनको जो परोसोगे वो ही वो खाएंगे। पिज्जा बर्गर पर परोस दिया, उन्होंने वो खाया। फिर हमारी मक्के दी रोटी सरसों दा साग भूल गए, वो वही। सिर्फ मूवी के डायलॉग के लिए रह गया, हम्म। है ना। अब जैसे ही लॉकडाउन आ गया, फिर घर में चीजें बनने लग गई, अब इम्यूनिटी हम्म। सिस्टम की बातें हो गई। नाउ सो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम हमारे ट्रेडिशन में है। कोरोना से हम तभी फाइट कर सकते हैं। सो एनी एनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन से आप तभी फाइट कर सकते हो जब आपके लाइफ की इम्यूनिटी सिस्टम, जो आपकी ट्रेडिशंस है, जो आपके रूट्स है, वो बहुत स्ट्रांग हो। लॉकडाउन में तो आपने मतलब पूरा टाइम ही कथक के लिए निकाला होगा पूरा, तो कुछ हम देखना चाहेंगे कि आपका जो कुछ स्टेप्स है कथक के, वो हम जरूर देखना चाहेंगे।
अभी तो मैं आपको कुछ वीडियोस डेफिनेटली आई विल शेयर इट विद यू। हाँ, वीडियोस में हम लाइक हम देखना चाहेंगे कि आप जैसे जब आप डांस करते हो वो पूरी डेडिकेशन के साथ करते हो, वो चीज देखना चाहेंगे हम, क्योंकि वो एक लाइव होगी ऑडियंस के लिए, आपके ओके, चाहने वालों के लिए। जी जी, ओके। एक बहुत खूबसूरत कवित है कथक नृत्य में। कथक का एक इस बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कवित। कवित इज टेकन फ्रॉम अ पोएट्री, कविता, जिसको हम लय और ताल में, मतलब रिदम में, उसको रिदम पैटर्न में बांध देते हैं, उसको कवित कहते हैं। यूजुअली कवित्स आर कृष्ण की लीलाओं के ऊपर होते हैं। हम्म, तो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल कवित, एंड इट इज रिटन बाय माय गुरुजी अगेन, पंडित राजेंद्र गंगानी जी। और उसके वर्ड से पूरा कवि जो जाता है, वो कर सुख को हाथ मिला के कृष्ण की कितनी लीलाएं हो जाती हैं, इस पे वो कविता है। तो आई जस्ट स्पीक इट आउट फर्स्ट एंड देन आई शो इट टू यू। ओके। So the Kavit says, कर सुकर मिल गेंद उछाले, कर सुकर वेणु बजावे, कर सुकर झटना गमारे, कर सुकर कर गौ चरावे, कर सुकर सब ग्वाल आए, कर पकड़ सब मटकी माखन आप खाए सब खिलावे, कर सुकर गिरिवर उठावे, कर जकड़ कर कंस मारे, कर सुकर रस राज विनती, कृष्ण चरणन शीश ध्यावे। जयति जय जय जयति जय जय जयति जय जय कृष्ण देवा कृष्ण देवा कृष्ण देवा धा। So the kavit goes like this. आप देख पा रहे हैं? डेफिनेटली, हाँ देख लो। यस। मैं इसको हटा देती हूँ। कैन यू हियर मी? यस। ओके, सो इट गोज लाइक दिस। कर सुकर मिल, कर सुकर मिल, कर सुकर कर गेंद उछाले, कर पकड़ वेणु बजावे, कर सुकर झट नाग मारे, कर सुकर कर गौ चरावे, कर पकड़ सब ग्वाल आए, कर पकड़ धर मटकी माखन आप खाए सब खिलावे, कर सुकर गिरिवर उठावे, कर जकड़ कर कंस मारे, कर सुकर रसराज विनती, कृष्ण चरणन शीश ध्यावे। जयति जय जय जयति जय जय जयति जय जय कृष्ण देवा कृष्ण देवा कृष्ण देवा धा। लाजवाब एकदम, मतलब पूरा डेडिकेशन के साथ वो दिख रहा था आपके फेस पे जब आप कर रहे थे। आई जस्ट लव्ड इट। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको कथक की अट्रैक्ट करती है, अगर बात करें कैन तो? यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? विद्या, ऐसी कौन सी चीज है कथक डांस की जो आपको अट्रैक्ट करती है? कथक नृत्य की ऐसी कौन सी चीज है? मुझे कथक का जो लय ताल का पैटर्न होता है, लय की जो काटछाट है, वो बहुत पसंद है। मतलब आप लय का मतलब होता है स्पीड, डिफरेंट डिफरेंट हम्म, स्पीड्स। मतलब क्या है, जैसे हम कहते हैं ना कि हम एक टाइम हम्म, साइकिल में हैं और दूसरे टाइम साइकिल की बातें कर रहे हैं। हम्म, जैसे आप समझिए कि ये मेरा टाइम साइकिल है। 2 3 ओके। 4 हम्म, 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2, then sometimes we go off, then sometimes we go in some different speeds. So ये जो अलग अलग स्पीड्स की काटछाट हम करते हैं, जिसको हम लयकारी कहते हैं, तो ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है कथक का। मतलब दिस इज हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में लयकारी का हम्म, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। आई रियली लव डूइंग दिस, ओके। प्रेजेंटिंग इट। तो लाइफ का बेस्ट म्यूजिकल फेस्टिवल कौन सा रहा आपका अभी तक, जितने भी अपने फेस्टिवल्स के, चाहे वो खजुराहो फेस्टिवल हो, चलंका हो, या और फेस्टिवल्स हो, विच इज योर बेस्ट एंड फेवरेट? मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस रहा हो, जिसमें बेस्ट एक्सपीरियंस रहा हो। हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट आपने अलग अलग पार्ट्स में परफॉर्म किया है, चाहे वो साउथ या अफ्रीका हो या और, या लेकिन आपका या जो सबसे बेस्ट वाला वो आप किसको मानते हो? क्या होता है कि मैं, मेरे लिए तो हर परफॉर्मेंस बेस्ट है। मतलब हम लोग चाहे छोटे से छोटा प्रोग्राम हो चाहे बड़े से बड़ा हो, हम उसको अपना बेस्ट देते हैं। मतलब स्टेज इज स्टेज, डेफिनेटली कोई भी प्रोग्राम छोटा नहीं होता, तो अपना बेस्ट देना होता है। पर हाँ, कुछ कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो, मतलब कुछ यादें बिल्कुल ऐसे दिल में छू जाने वाली होती हैं। तो कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं था ये। स्पीकमा के, मैं जुड़ी हुई हूँ स्पीकमा के साथ में। तो उनके वर्कशॉप डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, इट्स स्पेशली फॉर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए।
गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए रूरल एरियाज में। तो मैं एक बार ही ये उत्तराखंड साइड में ही सहारनपुर के आगे मुजफ्फरनगर वगैरह जो एरिया है उधर की मुजफ्फरनगर। तरफ, या उधर बहुत सेंसिटिव एरिया है एक तो। और हम्म, कथक में ज्यादातर जैसे कृष्ण हो गया, गणेश हो गया, शिव हो हम्म, गया, राम हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। और वहां पे मैं परफॉर्म करने गई तो मुझे जो कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने पहले ही बोला था कि मैम थोड़ा सा संभाल के, यहाँ पे ना ये सब गॉड के भगवान के नाम लेके आप नहीं कर हम्म, सकते। तो वहां से तो पहला चैलेंज शुरू हो गया। ओके, हम्म, ठीक है, देखते हैं कैसे बढ़ेगा। एंड जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ता गया, प्रोग्राम जब मतलब खत्म हो गया, जो मतलब 1 डेढ़ घंटे का परफॉर्मेंस एंड लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे थोड़ा सा उनको बताया, समझाना करना ऐसे होता है। 1.5 घंटे का इवेंट था। जब खत्म हो गया, आई वाज सपोज टू गो बैक, एक छोटा सा बच्चा हम्म, इतनी बड़ी थाली भर के वो चाट और ये सब कुछ जो होता है ना, जो गाड़ी पे मिलता है, दही बल्ला, पापड़ी चाट, ये वो सब, हम्म, इतनी बड़ा थाली, ऐसे गोल पतरे की थाली थी, सिंपल कुछ नहीं था। हम्म, भाग भाग के आ रहा है नंगे पैर, छोटा सा बच्चा था, मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं के क्लास का होगा। ओके। और टीचर्स ने मुझे रोका कि मैम, हम लोग गाड़ी में बैठने जा रहे थे बस, कि मैम 1 मिनट रुक जाइए, वो बच्चा आपके लिए कुछ रहा है। तो दे वर सो हैप्पी कि उन्होंने ऐसा कभी देखा नहीं। वो कह रहे हम्म, कि हम आपको छू सकते हैं, हम आपको देख सकते हैं हाथ लगा के, कि ऐसा हमने कभी देखा नहीं। तो वो जो उनकी चेहरे में, उनकी आंखों में जो एक उत्सुकता और प्यार, और जो फर्स्ट टाइम उन्होंने कथक देखा, तो और उसका जो प्यार जताने का तरीका था कि उसके पिताजी की वहां की वो खुद की चाट की गाड़ी थी, तो उसको समझ नहीं आया कि मैं लेट हो जाऊंगा और मुझे मैम को कुछ देना है तो मैं हम्म, क्या दूं। तो वो भाग के गया और ये सब कुछ लेके आया कि बिफोर मैं जल्दी जाऊं, उससे पहले मैं दे आऊं। ओके, तो मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये सबसे बड़े अवार्ड होते हैं हमारे लिए। वेरी ओके। स्मॉल जेस्चर्स जो लाइफ में ना बहुत पॉजिटिव एनर्जी देके जाते हैं। वरना ओके। बड़े बड़े स्टेज पे अच्छे अच्छे अवार्ड मिल जा और बड़े गुरुओं के हाथों सम्मान होना डेफिनेटली एक उपलब्धियां होती है। पर ये जो छोटी हम्म। उपलब्धियां होती है ना, ये लाइफ में बहुत आपको आगे, मुझे लगता है कि प्रेरणा देती है और ऊर्जा देती है काम करने के लिए। तो आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो या आपका सारा टाइम जो है वो कथक में चला जाता है? सोशल मीडिया पे जैसे अ, कुछ वीडियोस फैंस के लिए आप पोस्ट करते हो, ऐसा कुछ मैं बहुत एक्टिविटी कोई? ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेरा फेसबुक पे अकाउंट है, बट मैं बहुत कम हम्म, यूज़ करती हूँ। और हम्म, यूट्यूब पे भी दो चार ही, मैंने खुद से तो 2 ही वीडियोस अभी तक डाले हुए हैं खुद से डाले हुए नहीं है, बाकी लोगों ने कुछ डाले हुए हैं जो है। सो आई एम नॉट मच एक्टिव, क्योंकि एक शायद मैं उन संस्कारों से आई हूँ कि मुझे ऐसे लगता था कि अपने कला का हम खुद ही बाजार क्यों कर रहे हैं। हालांकि अब मैं ये नहीं कहूंगी, आने वाले टाइम में ये ज्यादा जरूरी हो चुका है। जो बोलेगा उसी का बिकेगा, ऐसे वाला हो रही है चीजें। बट हाँ, मैं अपनी कला में खुश हूँ, अपने रियाज में खुश हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जितना मुझे मिल रहा है, मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ, वो ऊपर वाला मुझे देगा, बस। सेटिस्फाई हो आप? अपने, हाँ, मुझे अपने काम में ओके। सच्चाई रखनी है, अपने अपने आप से ऑनेस्ट रहना है, बाकी अपने आप चीजें आएंगी, मुझे ये लगता है। तो अभी आप दिल्ली में हो, बॉम्बे का क्या मिस कर रहे हो हार्डली आप? क्योंकि वहां से काफी मेमोरीज जुड़ी है, वहीं से शुरुआत हुई थी करियर की, बोरीवली, पुणे, तो जी, वहां का क्या मिस कर रहे हो आप? महाराष्ट्रियन कल्चर को तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे मिस करती हूँ। महाराष्ट्रियन फूड हो गया, कल्चर हो गया, और स्कूल फ्रेंड्स मिस करते हैं, उनको यहाँ पे वो लोग नहीं मिलते, सर्कल ही पूरा अलग हो जाता है एक्चुअली। व्हेन आप आर्ट्स फील्ड में आते हो तो बहुत मतलब मेरे तो, मुझे कोई भी एक भी कॉलेज या स्कूल का फ्रेंड जो इस फील्ड में है, ऐसा कोई भी नहीं है। तो बिल्कुल हम्म, उनकी जब मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में या ऐसे कुछ बातें भी होती है, तो आधी बातें तो मैं उनसे अलग ही दुनिया में होती हूँ। तो फिर ऐसे ओके। 2 हफ्ते बाद एकदम से कोई मैसेज कर देती हूँ कि हाँ, अरे तुम्हारा बर्थडे था, तो फिर लोग कहते हैं अच्छा तुम ये साल भर का एक साथ ही विश कर दो काइंड ऑफ। तो मैं ओके। हाँ, कुछ मिस करती हूँ अपने अपने लोगों को, अपने दोस्तों को। पर एक बार गुरु जी ने बोल दिया कि आपको यहाँ रह के काम करना है तो करना है, जो गुरु आज्ञा है वो सिर आंखों पर। ओके, तो जाते जाते आप अपने फैंस ऑडियंस के लिए कुछ कहते जाइए। फैंस के लिए मैं इतना जरूर कहूंगी, जिंदगी में कुछ भी कीजिए, जो भी क्षेत्र आप चुने ना, पूरी हम्म, सच्चाई से कीजिए, ऑनेस्टली, उसकी शुद्धता के साथ ना, मेल मत कीजिए। कोई भी चीज में ना मिलावट आ जाती है ना, हम्म, तो फिर खत्म है। प्रकृति भी फिर कुछ ना कुछ अपना रूप दिखाती है, अगर उसमें भी मिलावट आने लगी तो अब कुछ भी काम करेंगे उसको सच्चाई से करेंगे, अपने आप ऊपर वाला आपके लिए राह निकालता है। और किसी ना किसी रूप में कला से जुड़े रहे, चाहे वो नृत्य हो, गायन हो, वादन हो, चित्रकला, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, कोई भी कविता, कोई भी कला हो, कलाओं से जुड़ा रहना। जो कहते हैं कलाएं रचना करती हैं। और हम्म, बीच में मैंने अभी ये लॉकडाउन टाइम में बहुत अच्छा समय बिता है।
तो एक अच्छा इंटरव्यू पढ़ा था विलायत हुसैन खान साहब का, कि उसमें हम्म, उन्होंने बोला था कि जो रचेगा वो बचेगा। बिल्कुल। तो ये थी मेरे बस। साथ कथक डांस। हाँ, तो ये थी मेरे साथ कथक डांस में विजय गौरी, जिन्होंने काफी दिलचस्प बातें तो की ही, साथ ही अपनी जर्नी के बारे में बड़ा कुछ बताया और कथक के बारे में एक एक चीज बड़े प्यारे तरीके से समझाया, और बॉम्बे के, महाराष्ट्र के कल्चर में काफी सारी जुड़ी बातें बताई। बने रहिए टीवी एनआरआई के साथ। थैंक यू सो मच विद्या। थैंक यू।